दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। जियो फाइनेंशियल सर्विस एनबीएफसी की कैटेगरी से अब सीआईसी कंपनी बनना चाहती है और इसके लिए आरबीआई से परमिशन मांगी है। अब इसी को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या सीआईसी बन जाने से इनका जो बिजनेस करने का जो उन्होंने जो रणनीति बनाई थी क्या उसमें बदलाव होगा, क्या कंपनी इंश्योरेंस का बिजनेस करेगी या उसको बंद कर देगी। तो सीआईसी क्या है, बहुत लोगों के मन में ये सवाल निकल के आ रहे। आखिर क्या कंपनी ने अपनी रणनीति बदल दी है, क्या वो अपने बिजनेस को बदलने जा रहे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सारा वो क्लियर करेंगे कि आने वाले समय में किस तरह से जियो फाइनेंशियल सर्विस आगे बढ़ेगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी दिन के बाद एक शानदार तेजी की संभावना बनने लगी है। क्या जियो फाइनेंशियल सर्विस आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। ये जो कंपनी है इसकी पेयर कंपनियों की प्राइस बहुत ऊपर है, लेकिन अभी स्टॉक तो बहुत नीचे है और जहां पे डीमर्जर होते हैं उससे भी कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है। तो क्या इस मौके का फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे। बड़े फंड हाउस का क्या रुझान है स्टॉक को लेकर इस समय, चाहे एफआई हो या डीआई हो, म्यूचुअल फंड, उनका क्या रुझान है वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे की क्या रणनीति होगी, किस तरह से बिजनेस आगे बढ़ेगा। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जियो फाइनेंशियल के बिजनेस की तो क्लोजिंग 226 पर थी फ्राइडे को, जहाँ पे 2.53% की शानदार तेजी देखने को मिली। काफ़ी दिन के बाद अच्छी तेजी देखने को मिली है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में वृद्धि हुई है। वैसे 227 का इसने हाई बनाया, लो था 220 का। तो ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया कि 220 से नीचे जैसे स्टॉक जाता है वापस यहाँ पे शानदार बाउंस बैक देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इसके प्रदर्शन को देखें तो पिछले 10-15 दिन में इसने शानदार प्रदर्शन किया है। आप ये समझ ही सकते हो कि ये 8 नवंबर को स्टॉक 214 के आसपास था, यानी 214 के आसपास की प्राइस थी और जो हाईएस्ट प्राइस थी वो 217 की थी। और उसके बाद में इसमें पॉजिटिव माहौल बना है। अब आप ये देख सकते हो इससे पहले 227 पे गया था 15 नवंबर को। आप देख सकते हो कि 15 नवंबर को 227 पे गया और फिर 16 नवंबर को इसने 229 की हाई भी बनाई। लेकिन जो आप देख सकते हो कि इसकी जो प्राइस थी, क्लोजिंग प्राइस, वो नीचे की तरफ थी, यानी आप देख सकते हो कि 226 के आसपास थी। अब उसके बाद फिर से मौका आया कि स्टॉक ने 227 की हाई बनाई है, यानी लगभग 10 दिन के बाद स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हुआ है और एक सीमित दायरे में स्टॉक तो ट्रेड कर रहा है काफ़ी समय से। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम इसको वीकली लेवल पर भी देखें तो जब से आप देखें लिस्ट हुआ है उसके बाद में इसमें गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुई है। वैसे अगर आप देखें तो ये अगस्त महीने में आपको इसकी प्राइस 245 के आसपास दिखा देगी, सितंबर में यह 266 तक चला गया। अब आप देख सकते हो उसके बाद में ये प्राइस 266 से 240 तक और फिर 230 तक सितंबर में ही आई है, यानी काफ़ी बड़ी गिरावट है सितंबर मंथ में। यानी जो 266 हाई प्राइस थी और देख सकते हो वहाँ पे आपको 231 की लो प्राइस देखने को मिलेगी। उसके बाद में अगर अक्टूबर की बात करो क्लोजिंग में और आपको गिरावट देखने को मिलेगी। स्टॉक आ गया अक्टूबर में ही यहाँ पे 214 तक और वहाँ से कुछ रिकवरी भी बनी और फिर से स्टॉक आपको 226 तक जाता हुआ दिखाई देगा। नवंबर महीना काफ़ी अच्छा रहा है। नवंबर महीने में स्टॉक ने फिर से एक तेजी बनानी शुरू की है। ओवरऑल इसका प्रदर्शन देखें तो आपको बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। वैसे अगर हम मंथली लेवल पर भी देखें तो सितंबर में ये 231 के आसपास की प्राइस थी, अक्टूबर में इसमें गिरावट हुई 219 के आसपास आई, लेकिन नवंबर में स्टॉक फिर से 226 के आसपास आए। तो नवंबर मंथ इस स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा है। वॉल्यूम में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और गुरुवार को 1 करोड़ का वॉल्यूम था। मात्र 66 लाख ही डिलीवरी बेस काम होता है, काफ़ी कम वॉल्यूम होता है। लेकिन फ्राइडे को वॉल्यूम पूरे महीने में सबसे शानदार था, 4 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम और 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ है। तो ज़बरदस्त लोगों का रुझान पॉजिटिव बनने लगा है। अब यहाँ पे लोगों के मन में जो सवाल आ रहे हैं कि आखिर आने वाले इसमें जियो फाइनेंशियल अपना बिजनेस किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो कंपनी जिस 4 सेगमेंट में काम करेंगे वो बिल्कुल करेगी। यानी कंपनी का जो पहला सेगमेंट है वो लोन का है। कंपनी हर तरह के लोन प्रोवाइड करेगी जिसमें आप ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर दिया बिजनेस, चाहे पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, व्हीकल लोन हो, वो सारे लोन आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा कंपनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस करेगी, हर तरह की इंश्योरेंस सेवाएं प्रोवाइड करेगी आपको। और एसेट मैनेजमेंट का काम है जो इसके तहत आएगा, जिसमें कंपनी ने ऑलरेडी ब्लैक रॉक के साथ में पार्टनरशिप की है। तो ये इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सारे इंश्योरेंस के बिजनेस कंपनी करने जा रही है। इसके अलावा कंपनी पेमेंट बैंक है, यानी एक देख सकते हो कि ये एनबीएफसी के तहत ये पेमेंट बैंक की इसको लाइसेंस मिला हुआ है। तो जो पेमेंट बैंक की सारी सेवाएं वो देगी कंपनी आपके लिए, हर तरह के आप पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो इसमें आप देखें तो कंपनी आने वाले समय में अपने डेबिट कार्ड को लॉन्च करने जा रही है और कंपनी एक नई ऐप भी लाने जा रही है। पुरानी ऐप नहीं, अभी आप एक समझो एक नई बिल्कुल ऐप आएगी जिस ऐप के माध्यम से आप इस एक वॉलेट होगा आपको,
उस वॉलेट के माध्यम से आप सारे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। यूपीआई जैसी सारी सेवा यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे आपके पास फ़ोनपे है, गूगल पे है या फिर पेटीएम, उसी तरह से यहाँ पे इनके लिए एक अलग से आप आपको एक वॉलेट के माध्यम से एक आप देखो सॉफ्टवेयर मिलने वाला है, जिससे आप सारी की सारी अपनी सर्विस का फ़ायदा उठा पाएंगे। सारे आप अपने जितने बिल है उसका पेमेंट कर पाएंगे, पैसे का लेन देन कर पाएंगे। तो ये सारे बिजनेस होने वाले। अब यहाँ पे लोगों के मन में जो सवाल उठ रहा है कि सीआईसी में कन्वर्ट करने का पीछे की वजह क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने कंपनी का नॉन बैंकिंग जो एनबीएफसी से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी जिसको बोलते हैं सीआईसी में कन्वर्ट करने के लिए रिजर्व बैंक में आवेदन किया है। जियो ने रेगुलेटरी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कन्वर्जन के लिए आवेदन का मकसद है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से डीमर्जर के बाद कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिजर्व बैंक की शर्तों के मुताबिक बदलाव करना है, और इसी के पीछे ये सीआईसी का सबसे बड़ा मकसद है। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार सीआईसी ऐसी कंपनियां होती है जिनकी एसेट्स का निवेश मुख्य तौर पर उनकी ग्रुप कंपनियों में इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और लोन के रूप में होता है। ऐसी कंपनियां परोक्ष रूप से होल्डिंग कंपनी का काम करती है, जिनका मकसद अपनी ग्रुप कंपनियों पे नियंत्रण बनाए रखना होता है। ऐसी कंपनियां कोई वित्तीय गतिविधि नहीं करती है। इसे मुख्य तौर पर इसे एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की कैटेगरी में रखा गया है, जो कुछ शर्तों के साथ शेयर और सिक्योरिटीज की खरीद का बिजनेस करती है। इनमें यह शर्त भी है कि इनकी कम से कम 90% नए एसेट कंपनियों में इक्विटी, शेयर, प्रेफरेंस बॉन्ड, डिबेंचर बॉन्ड, लोन निवेश के तौर पर उपलब्ध हो। दूसरा, यह ग्रुप कंपनियों में शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर, डेट लोन पर भी लोन के तौर पर किए गए निवेश की ट्रेडिंग नहीं करता है। इसके अलावा ये ग्रुप कंपनियों को लोन देने, ग्रुप की कंपनियों के एवज में गारंटी इशू करने, बॉन्ड डिपॉजिट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सरकारी सिक्योरिटी बॉन्ड्स तथा बॉन्ड्स और डिबेंचर में निवेश के अलावा कोई भी अन्य वित्तीय गतिविधियों को अंजाम नहीं देती है। बहरहाल जियो फाइनेंशियल सर्विस ने बॉन्ड जारी कर पैसे जुटाने संबंधी जो खबर थी उसको भी खारिज किया है। और आप देख सकते हो कि ये सीआईसी में बदलने से इनका जो बिजनेस का जो मॉडल है वो और आपको बढ़ता मजबूत होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये उसकी आप देखें सब्सिडीज कंपनी है और इसीलिए आप देखें तो इनको इसको बदलाव करने की जरूरत थी। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो आप ये समझ ही सकते हो कि प्रमोटर को इस कंपनी में पूरा भरोसा है। यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो 45.80% थी अगस्त में, जो इन्होंने 46.77% की डीमर्जर के बाद ये होल्डिंग बढ़ी है। इसके अलावा अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, होल्डिंग आपको ट्रिम होती हुई दिखाई दे। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग ट्रिम की है। 6.27% की होल्डिंग थी अगस्त में, जो 4.71% हुई। इसके पीछे वजह यह है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो इंडेक्स बेस्ड काम करते हैं और इसको इंडेक्स से बाहर किया गया, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो बड़े निवेशक है उनकी होल्डिंग अगस्त में 10.05% थी, जो 9.03% के आई है, तो उनकी होल्डिंग भी ट्रिम हुई है। उसके पीछे वजह बिल्कुल वही है कि यहाँ पे उन्होंने जो बड़े इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट को अपना कम किया है। इन बड़े इन्वेस्टर को रिलायंस के थ्रू शेयर मिले थे, इसलिए इन्होंने अपनी होल्डिंग ट्रिम की है। अब इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशन पोर्टफोलियो की बात करें, उनकी होल्डिंग 26.44% थी अगस्त में, जो इस समय 28.5% के आसपास ही है। तो देख सकते हो सितंबर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने भी वही रीजन की वजह से अपनी होल्डिंग कम की है, क्योंकि उनको भी रिलायंस के माध्यम से शेयर मिले थे और अभी इसकी कैटेगरी बदल चुकी है और इसीलिए इन्होंने अपना निवेश ट्रिम किया। अब अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो उनकी होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। 11.43% होल्डिंग थी अगस्त में, जो इस समय 17.91% के आसपास हुई है। तो ये होल्डिंग आपको पैटर्न में बदलाव होता हुआ आगे आने वाले समय दिखाई देगा, इसमें कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। कामकाज काफ़ी अच्छा है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 222 का फर्स्ट सपोर्ट है। वैसे ये इंट्राडे में टूटा था क्योंकि 220 तक स्टॉक गया था, लेकिन आप देखें तो उसके बाद उसने वापस रिकवरी दिखाई है। सेकंड सपोर्ट 217 का है और तीसरा जो सपोर्ट निकला है वो 214 के आसपास है। पॉजिटिव माहौल बना तो 229 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको पार किया तो स्टॉक आपको 232 तक जाता हुआ दिखाई देगा और एक बार 232 पार किया तो फिर 236 तक भी जा सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। बिजनेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। आने वाले समय ये स्टॉक आपको एक बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।